हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीके का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीके का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर भी कर दें, ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्त, विजयनगर जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरिहर एवं बुक्का। अब ध्यान रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्त? यह है हरिहर एवं बुक्का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो दोस्त, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे दोस्त? तो वे थे आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आलमगीर द्वितीय। आप ध्यान रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। तो उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? वो थे आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रथम बार की गई थी? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कौन सा अधिनियम था दोस्त? तो वो था 1773 का विनियमन अधिनियम। इसका आंसर क्या है दोस्त? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1773 का अधिनियम। आप ध्यान रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कलकत्ता में वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1773 का अधिनियम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो दोस्त, सहायक संधि था इसको स्वीकार करने वाला प्रथम जो भारतीय शासक था वो कौन था दोस्त? तो वो था हैदराबाद के निजाम। आप ध्यान रखिएगा, जो हैदराबाद के निजाम थे वही सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम। साथ ही दोस्त, सहायक संधि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सर्वप्रथम 1798 में। किसके शासनकाल में? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। आप ध्यान रखिएगा, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत के वायसराय थे। तो आप ध्यान रखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? वह था हैदराबाद के निजाम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ था? तो दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा कि आप सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था नमक कानून तोड़ो घटना के साथ। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नमक कानून तोड़ो घटना। जो महात्मा गांधी थे इन्होंने ही इस अभियान को चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ था? नमक कानून तोड़ो घटना के साथ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्त, बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। आप ध्यान रखिएगा, जो बारदोली सत्याग्रह है कब हुआ था दोस्त? 1928 में। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके ही नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1928। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ही नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की स्थापना की थी? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की स्थापना की थी वो कौन थे दोस्त? वो थे फिरोज शाह तुगलक। आप ध्यान रखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने ही कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की स्थापना की थी। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण सर्वप्रथम जो मुगल वंश के शासक थे, जो मुगल वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा सर्वप्रथम
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। साथ ही साथ दोस्त आप ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का जो वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है वो कौन है दोस्त, वो है इल्तुतमिश। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की स्थापना की थी वो कौन थे दोस्त, वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत का पहला वायसराय कौन था। तो दोस्त भारत का पहला वायसराय वो कौन था दोस्त, वो था लॉर्ड कैनिंग। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहला वायसराय था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आपसे पूछे कि बंगाल का जो सर्वप्रथम वायसराय था वो कौन था, तो बंगाल का जो सर्वप्रथम वायसराय था वो था रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के प्रथम वायसराय थे। परंतु आपसे पूछे भारत का, तो भारत का कौन हो जाएगा, भारत का लॉर्ड कैनिंग। काफी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे बंगाल का तो बंगाल का कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। परंतु आपसे पूछे भारत का तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। आगरा का मोती मस्जिद किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्त आगरा का जो मोती मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्त, ये है शाहजहां। अब ध्यान रखिएगा, जो शाहजहां है उन्हीं के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, शाहजहां। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की जो मांग कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया था वो कौन सा अधिवेशन था दोस्त, वो था 1929 का लाहौर अधिवेशन। आप ध्यान रखिएगा, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था उसी में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है दोस्त, उसका प्रमुख कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना और एक अस्थायी स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करना। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उनका जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है दोस्त, तो वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना और साथ ही साथ एक अस्थायी स्पीकर चुने जाने तक प्रभार धारण करना। जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष चुने नहीं जाते हैं तब तक वो या उनका जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख जो कार्य क्या है दोस्त, वह है सदस्यों को शपथ दिलाना और एक अस्थायी स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा है उसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, यह है 238। कितना दोस्त, 238। आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 238। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 238। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कृपया यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो कृपया फटाफट शेयर कर दें ताकि और अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्त, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्त आप ध्यान रखिए, किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्त, वो होते हैं विधानसभा का। आप ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्त, ये होते हैं विधानसभा में। साथ ही दोस्त यदि आपसे पूछे किसी राज्य में मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत की बात की जाए तो ये होगा राज्यपाल। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे सामूहिक पूछे तो वो होगा विधानसभा, परंतु आपसे पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके होता है तो वो होता है राज्यपाल। साथ ही दोस्त इसी तरह केंद्र में भी इसी तरह होता है। यदि आपसे पूछे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो ये होता है लोकसभा के, और यदि पूछे व्यक्तिगत तो ये होता है राष्ट्रपति। तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है विधानसभा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो संशोधन
मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा संशोधन है दोस्त? वो है 42वां संविधान संशोधन। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, इन संशोधन के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा कई चीज़ों का परिवर्तन किया गया था, सुधार किया गया था, संशोधन किया गया था। इसी कारण से इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकते हैं? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकते हैं दोस्त? तो है राज्यपाल। आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल है उन्हें सलाह दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राज्यपाल। यदि आपसे पूछे राज्य, तो राज्य में राज्यपाल, परंतु आपसे केंद्र में केंद्र विधान, यदि आपसे पूछे कि जो केंद्र में होते हैं, केंद्र में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकते हैं? तो वह है राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल से, और यदि आपसे पूछे केंद्र में, तो केंद्र में किससे होगा? तो वो होगा दोस्त राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? राज्यपाल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कब से की गई थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कब से की गई दोस्त? ये किया गया था 1963 से। आप ध्यान रखिएगा, जो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश है उनका जो रिटायरमेंट का जो आयु था उसे बढ़ाकर जो 62 वर्ष किया गया, ये किस वर्ष किया गया दोस्त? ये किया गया था 1963 में। तो इसका आंसर क्या है? 1963। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के जिस भाग में वर्णित है वो कौन सा भाग है दोस्त? वो है 18। तो आप ध्यान रखिएगा, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है भाग 18। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपातकाल से संबंधित है। तो उसी तरह आपातकालीन प्रावधान जो भारतीय संविधान के भाग में वर्णित है वह है भाग 18। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भाग 18। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से संबंधित है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्त? वह है 125। आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 125 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 125। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। तो दोस्त प्रश्न नंबर 19 है, किस संविधान के द्वारा न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी? तो दोस्त जिस समिति के द्वारा न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी वो कौन सा समिति है दोस्त? तो वह है अशोक मेहता समिति। आप ध्यान रखिएगा, जो अशोक मेहता समिति है उसी के द्वारा न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति। आप ध्यान रखिएगा, जिस समिति के द्वारा न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी वो कौन सा समिति है दोस्त? वह है अशोक मेहता समिति। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। किस समिति के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की थी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जिस समिति के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की थी वो कौन सा समिति था दोस्त? वो था अशोक मेहता समिति। आप ध्यान रखिएगा, जो अशोक मेहता समिति था उन्हें त्रिस्तरीय प्रणाली को हटाकर 2 स्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या दोस्त? अशोक मेहता समिति। तो आप ध्यान रखिएगा, किस समिति के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की थी? तो वो था अशोक मेहता समिति। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया?
तो दोस्त एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया दोस्त? वे क्या था? धन का विज्ञान। आप ध्यान रखिएगा, जो एडम स्मिथ थे, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, वो अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया था? तो वो किया था धन का विज्ञान के रूप में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है धन का विज्ञान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। दोस्त प्रश्न नंबर 22, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है लियोनेल रॉबिन्स। कौन है दोस्त? लियोनेल रॉबिन्स। तो आप ध्यान रखिएगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो यह है लियोनेल रॉबिन्स। तो इसका आंसर क्या है? लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। कौन सा बैंक भारतीय द्वारा शुद्ध रूप से चलाया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो सर्वप्रथम बैंक भारतीय द्वारा शुद्ध रूप से चलाया गया था, वो कौन सा बैंक था दोस्त? वो था पंजाब नेशनल बैंक। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब नेशनल बैंक है, वो सर्वप्रथम भारतीय द्वारा चलाया गया शुद्ध बैंक था, यानी भारतीय के द्वारा ही पूरी तरह से कार्यान्वित बैंक था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंजाब नेशनल बैंक। जो पीएनबी बैंक है, ये सर्वप्रथम भारतीय द्वारा शुद्ध रूप से चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्त भारत की जो वित्तीय राजधानी है, वो कौन सा शहर है दोस्त? तो वह है मुंबई। आप ध्यान रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मुंबई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्त? वे थे केसी नियोगी। आप ध्यान रखिएगा, जो केसी नियोगी थे, वो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। साथ ही दोस्त वित्त आयोग का जो चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्त? तो यह है 280 में। आप ध्यान रखिएगा, जो 200 अनुच्छेद 80 है, उसमें वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था केसी नियोगी। अब ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। भारत की कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो भारत की एक नदी जो एक दरार घाटी से बहती है, वो कौन सा नदी है दोस्त? वह है नर्मदा। आप ध्यान रखिएगा, भारत की कौन सी नदी एक दरार घाटी से बहती है? तो यह है नर्मदा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नर्मदा। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो नर्मदा भारत की कौन सी नदी एक दरार घाटी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। कौन सा देश लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो देश लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो कौन सा देश है दोस्त? वह है अमेरिका। जो अमेरिका है, वो देश लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, कौन सा देश लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वह है अमेरिका। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्त दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी कौन सी है दोस्त? वह है सोन। जो सोन नदी है, वो दक्षिण की ओर से आती है और गंगा में शामिल हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? सोन नदी। दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी है सोन नदी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। हिम तेंदुए की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो दोस्त हिम तेंदुए है, इसकी आबादी किस राज्य में अधिक है दोस्त? ये है सिक्किम में। आप ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम है, वहां पर हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिक्किम। ठीक है दोस्त, तो हिम तेंदुओं की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? यह है सिक्किम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्त भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्य है, वो कौन सा राज्य है? वह है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है, ये तंबाकू उत्पादन में भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो कृपया, यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, साथ ही आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। साथ ही जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आया है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी या ग्रुप डी का जो घोषणा किया सरकार की एग्ज़ाम हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें ताकि आप इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।